नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 9-10 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे जो कि पोर्ट ब्लेयर से किसे जोड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में जो कि 10 अगस्त को आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाएगा। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट ब्लेयर से किसे जोड़ेगी। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है। इससे किसे जोड़ा जाएगा, तो इससे जोड़ा जाएगा दोस्तों चेन्नई को। तो यहाँ पे याद रखना कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑप्टिकल पनडुब्बी फाइबर केबल का उद्घाटन किया है जो कि जोड़ेगी पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई को। आज दोस्तों इसका शुभारंभ किया जाएगा, आज इसका उद्घाटन समारोह है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जोड़ने वाली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 को अपने पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास किया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे, इस योजना को कब शिलान्यास किया गया था योजना का, तो 30 दिसंबर 2018 को। इसके बारे में याद रखना। और इसे आज से प्रारंभ किया जाएगा, 10 अगस्त से इसका शुभारंभ है दोस्तों। तो इसे याद रखना कहाँ से कहाँ तक, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार से चेन्नई के बीच में। हम देखिए दोस्तों अब अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं। तो अंडमान निकोबार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, पहली यहाँ पे याद रखना। इसके साथ ही इसमें 572 द्वीप है टोटल मिला के दोस्तों, इसे भी याद रखना। और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यह पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है, तो इसके दक्षिणी अंडमान में स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच में चैनल स्थित है, कौन सा, तो 10 डिग्री चैनल स्थित है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है दोस्तों, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है जो कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए थे। यह मुक्ति संग्राम कब आरंभ किया गया था, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था 1971 को और बांग्लादेश मुक्त हुआ था 26 मार्च 1971 को। तो इसके बारे में याद रखना कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को। और 1971 को ही यह मुक्ति ईयर मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि कब मुक्त हुआ था बांग्लादेश, तो 1971 के युद्ध में, यह युद्ध लड़ा गया था 1971 में। तो दोस्तों यहाँ से आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह देश कौन सा है जो कि भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बना रहा है, तो बांग्लादेश। इसके बारे में याद रखना। इसका मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मार्च। इसका मुक्ति ईयर कब मनाया जाता है, तो 1971। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, बांग्लादेश द्वारा 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति के लिए एक स्मारक का निर्माण किया जा रहा है जो कि 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए थे। तो दोस्तों इसमें याद रखना बांग्लादेश को मुक्त करवाया था भारत ने सहयोग देकर पाकिस्तान से। तो इसके बारे में याद रखना कि बांग्लादेश को 1971 में अलग करवाया था पाकिस्तान से, किसने, भारत ने। तो इसमें जो कि भारतीय सैनिक शहीद हुए थे तो उनके लिए अभी ये स्मारक बनाया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि यह स्मारक 2021 में कंप्लीट हो जाएगा बन के, जो कि 50वीं वर्षगांठ होगी बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, उसकी मुद्रा टका है। इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है तो वो बांग्लादेश करता है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा किस देश की लगती है, तो वो बांग्लादेश की लगती है। कितनी, तो 4096.70 किलोमीटर, 4096.70 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश की भारत से, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम लगती है यहाँ पे अफगानिस्तान की। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर बताना कि जो अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है ये कितने किलोमीटर क्षेत्र में लगती है, इसके बारे में जरूर बताना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे अभी हाल ही में 8 अगस्त को मनाया है हमने भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। तो इसके बारे में याद रखना कि 8 अगस्त 1942 को हमने भारत छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसे प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की यह 78वीं वर्षगांठ के रूप में हमने अभी 8 अगस्त को मनाया है। तो इसके बारे में याद रखना। और 8 अगस्त 2020 को
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ हुई है दोस्तों। इसी दिन भारत छोड़ो दिवस के रूप में हम मनाते हैं 8 अगस्त को, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो इसके बारे में भी याद रखना। और इसकी शुरुआत मुंबई के ग्वालिया टैंक से हुई थी। तो दोस्तों एक जगह है ग्वालिया टैंक, तो यहाँ से इसकी आंदोलन की स्थापना हुई थी या प्रारंभ किया गया था, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने इस आंदोलन के बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, तब भी यह आंदोलन जारी रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। वो आंदोलन के दौरान यूपी में बलिया, बंगाल के तुगलक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तलचर जैसी जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई थी, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके लिए आज है कि दोस्तों यूपी का जो बलिया है, यहाँ से एक बहुत ही महान और बहुत ही बड़ी योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वह योजना का नाम क्या है और वह योजना कब प्रारंभ की गई थी, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में 2022 में आयोजित होने वाला वर्ष 2020 के लिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि जो 2000 अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये होगा कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2021 में जो 20 का वर्ल्ड कप है इसे करवाया जाएगा कहाँ पे, तो भारत में। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि भारत में होगा अभी 2021 में 20 का T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और 2022 में कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसे परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों, पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होना था 2021 का, और 22 का जो आयोजन होता वो भारत में होता। लेकिन दोस्तों भारत में 2023 में होने वाला है 50-50 वर्ल्ड कप, जो कि सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर भारत के पास टाइम नहीं होता, जिस कारण से इस शेड्यूल को चेंज किया गया है। अब 2021 में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जो कि 20 का है, ये खेला जाएगा भारत में, और जो कि 2022 का ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए हम इसके बारे में देख भी लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। वर्ष 2021 के लिए आईसीसी T20 विश्व कप भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा, और 2020 के आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा, तो ये होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, और 2021 में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा ये खेला जाएगा भारत में। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। हम देख लेते हैं आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए योग्य सभी टीमें भारत द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगी। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, वही है 2021 में भारत में, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। इसका गठन 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है, और इसके जो वर्तमान CEO हैं वो मनु साहनी हैं, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि कौन सा वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसने ये अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है। तो दोस्तों ये किया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। तो इसके बारे में याद रखना कि जो नई दिल्ली हवाई अड्डा है इसने अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपना पहला पोर्टल विकसित किया है, जो कि अपनी तरह का पहला पोर्टल होगा। हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दिल्ली एयरपोर्ट ने सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल विकसित किया है, और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए यह पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के तहत भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ता यात्री अनिवार्य स्व घोषणा पत्र भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र के बारे में है, जो कि दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, और यात्री अनिवार्य संस्थागत संगरोध के लिए छूट वाले पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना कि यात्री अनिवार्य संस्थागत संगरोध से छूट के लिए इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे किसने विकसित किया है, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में सीफरर्स के लिए ऑनलाइन निकास परीक्षा शुरू करने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन बन गया है। तो दोस्तों सीफरर्स नाविकों के लिए अभी हाल ही में निकास परीक्षा शुरू करने वाला भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है। तो इसके बारे में याद रखना कि निकास परीक्षा जो कि सीफरर्स नाविकों के लिए किसने आयोजित करवाई है, तो ये भारत ने करवाई है। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नाविकों के लिए ऑनलाइन निकास परीक्षा शुरू की है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि सीफरर्स नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू की गई है, जो कि कोविड-19 महामारी के समय में नौवहन के महानिदेशालय के तहत विभिन्न समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नाविकों
को उनके घरों में परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। इसके लिए बनाया गया था, तो इसके बारे में याद रखना कि भारत दुनिया में सिफारिश के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा शुरू करने वाला एकमात्र देश बन गया है, तो इसके बारे में याद रखना। और जिसके तहत भारतीय और वैश्विक समुद्री उद्योग की जागरूकता को पूरा करने के लिए 5 लाख नागरिकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। किस वर्ष सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था दोस्तों? तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे होगा किस वर्ष सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था? तो दोस्तों ये किया था 2019 में। इसके बारे में याद रखना 2 अक्टूबर 2019 में सभी ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था, तो इसके बारे में याद रखना, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 2019 में किया गया था, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। इसीलिए यह न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रही है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि कहाँ पे किया गया है? तो राजघाट में किया गया है दोस्तों, राजघाट। तो इस यहाँ पे किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया राजघाट में। और दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि राजघाट किसका समाधि स्थल है और यह स्थान कहाँ पर है? तो इसके बारे में भी बताएं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में जागरूक कराने के लिए एवं यहाँ पे जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। केंद्र में स्थापनाएं स्वतंत्रता एवं संबंधित पहलुओं की जानकारी, जागरूकता, शिक्षा प्रदान करेगी, तो इसके बारे में याद रखना। और पहली बार 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, जब चंपारण सत्याग्रह की 100वीं शताब्दी मनाई गई थी, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की घोषणा की थी, जो कि अभी यहाँ पे किया दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और यह मिशन लॉन्च कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन 2014, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? तो दोस्तों ये रहेगी 2022 तक जारी, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, तो इसके बारे में याद रखना, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस योजना की अवधि 2022 तक की गई है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में इनमें से कौन टॉप्स के लिए चुने गए पुरुष पेडलर्स जो कि गुजरात से हैं इनमें शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों यहाँ पे पेडलर्स टेनिस खिलाड़ियों की बात हो रही है, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की, तो इन्हें अभी हाल ही में चुना गया है। इनमें कौन शामिल नहीं है हमें ये बताना है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अभी हरमीत देसाई, मानव ठक्कर और मानुष शाह, इन तीनों को गुजरात से हैं जो कि यहाँ पे चुना गया है, और सौभाग्यजीत को यहाँ पे नहीं चुना गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि सौभाग्यजीत शामिल नहीं है इसमें। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि टॉप्स के लिए चुने गए 3 पुरुष पेडलर्स टेबल टेनिस खिलाड़ी गुजरात से हैं, जो कि जिनका नाम हरमीत देसाई, मानव ठक्कर और मानुष शाह है। इन्हें ओलंपिक पोडियम योजना के लिए चुना गया है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। ये तीनों हैं और सौभाग्य हैं जो उन्हें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं जो टॉप्स इस लक्ष्य के विकास के लिए एथलीटों को वित्त प्रदान करना है जो कि 2024 और 28 के ओलंपिक में पदक जीत सकें, तो इसके लिए याद रखना कि टॉप्स को सितंबर 2014 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया था, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति गठित की है? तो दोस्तों ये की है केबी कामत समिति, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों के सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केबी
कामत के अंतर्गत एक विशेष समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी सिफारिशें आरबीआई, यह समिति अपनी सिफारिशें आरबीआई को देगी, जिसमें आरबीआई संशोधित कर उन्हें 30 दिनों में अधिसूचित करेगी। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे दोस्तों कि आरबीआई ने अभी कौन सी समिति गठित की है, तो ये की है केबी कामत समिति। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि किसके लिए है, तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए है केबी कामत समिति। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी ये, इसके बारे में याद रखना। और आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं, इनके बारे में याद रखना, जो कि 25वें गवर्नर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जो कि उस समय कहाँ पे, तो कोलकाता में की गई थी। इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। दोस्तों नवंबर में रिलीज होगी नीना राय की लिखित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अमेजिंग अयोध्या नाम की पुस्तक किसने हाल ही में लिखी है, तो ये नीना राय ने लिखी है। इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि नीना राय के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, जो कि कब लॉन्च की जाएगी, तो ये नवंबर में की जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि 5 अगस्त से इसका यहाँ पे भूमि पूजन किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक एक पुस्तक का लेखन किया गया है। पुस्तक शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो कि हिंदुओं के जीवन एवं समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी भी देगी। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि किसने लिखी है ये, तो नीना राय जी के द्वारा लिखी गई अमेजिंग अयोध्या नाम की पुस्तक है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत रूस में होने वाले कॉपकाज 2020 अभ्यास में भाग लेगा। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कॉपकाज 2020 अभ्यास में भारत भाग लेगा। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि कॉपकाज 2020 युद्ध अभ्यास कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, तो ये रूस में किया जाएगा। इसके बारे में याद रखना, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम देखते हैं भारत रूस के हस्तेखान में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय सेना रसियन कॉपकाज 2020 राजनीतिक कमांडर पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। दोस्तों इसमें भारतीय दल के 150 सैनिकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें वायुसेना के कुछ कर्मी भी शामिल होंगे। तो इसके बारे में याद रखना। और कॉपकाज 2020 जिसे कि कोस 2020 के नाम से भी जाना जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, तो कोसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। इसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें 18 देश भाग ले रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि कॉपकाज 2020 या कोस केसेस 2020 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है रूस में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि रोड टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस राज्य ने प्रारंभ की है, तो ये की है दिल्ली सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए अभी किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के एक समूह को दिया गया है, जो कि सूरज की रोशनी से सूखने वाले कपड़े सुखाने वाले गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने वाले एक तंत्र को विकसित करने के लिए इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना इनके बारे में कि किन्हें दिया गया है, तो IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं के लिए। तो इन्होंने क्या विकसित किया है दोस्तों, तो इन्होंने सूरज की रोशनी में सूखने वाले कपड़ों से बिजली बनाने वाले तंत्र को विकसित किया है। तो उनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर पार्थ साहा, आदित्य बंदोपाध्याय मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के हैं, इन्होंने वस्त्र से सुखाने वाले ऊर्जा से विद्युत बनाने का उत्पाद बनाया। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हैंडलूम मार्क योजना के लिए मोबाइल ऐप एवं बैकएंड वेबसाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हैंडलूम मार्क योजना के लिए मोबाइल ऐप एवं बैकएंड वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हथकरघा मार्क योजना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एवं बैकएंड वेबसाइट का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्लिपकार्ट ने ODOP योजना के तहत यूपी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि ODOP इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किसके साथ यूपी सरकार ने अभी हाल ही में समझौता किया है, तो ये किया फ्लिपकार्ट के साथ। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि 8 अगस्त 2020 को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किसकी है, तो ये यूपी गवर्नमेंट की है, जिसके लिए समझौता किसके साथ किया है यूपी गवर्नमेंट ने, तो ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।